हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं सादिया सैमसन। आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए और बातें करते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे ना सिर्फ एनालिसिस लेते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें तनकीद भी करते हैं दोनों टीम के प्लेयर्स के ऊपर जो भी खेल रही होती है। आज का मैच था मुल्तान वर्सेस पेशावर, खेला गया मुल्तान में। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुल्तान डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर टीम लग रही है एज़ फार एज़ देयर परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न एंड ऑन पेपर एज़ फार एज़ देयर प्लेयर्स आर कंसर्न, लेकिन इतना बुरा होगा पेशावर ज़ल्मे के साथ ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आज एक और भी चीज़ सामने आई, वो ये कि टॉस मैटर नहीं करता। अगर आप पहाड़ खड़ा कर दें रन्स का 210, तो फिर सामने वाली टीम कितना चेस करेंगे। और पेशावर ने भी पूरी कोशिश की, जान लड़ाई, सारे बल्लेबाज आज मैदान में आए, खेले, लेकिन फिर भी 154 पे पूरी टीम आउट हो गई। ये सारा सिनेरियो क्रिएट कैसे हुआ शुरू से आखिर तक, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्तान सुल्तान के लिए रूसो और रिजवान दोनों आर्स ने जो है ना ऐसी गेम सजा दी थी मेरे ख्याल में कि उसके बाद किसी और को आकर ज़रूरत ही नहीं थी। दे हैड रियली सेट द गेम। और मेरे ख्याल में जब 15वें ओवर में ही 150 से ऊपर वो जा चुके थे, उसके बाद कोई कमी रह नहीं गई थी। ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 से बहुत ऊपर चले जाएंगे एंड दे रियली डिड। और मेरे ख्याल में 200 से ऊपर जब चला जाता है तो आधी जीत तो आपकी वहीं पर हो चुकी होती है ऑलमोस्ट। देखिए, बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आप 200 से ऊपर चेस करने जा रहे हैं, चाहे कैसी ही कंडीशन हो। 200 से ऊपर 210 रन उन्होंने बनाए। शुरुआत बड़ी अच्छी थी चेस करने में, बाबर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन दोनों यंगस्टर्स साइम और हारिस ने बड़ा अच्छी शुरुआत की। लेकिन हारिस का जो रन आउट था उसके बाद से फिर पेशावर वापस नहीं आ पाया। ब्रायली रूसो हमेशा से मुल्तान के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं। आज भी उन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली। रिजवान ने ऊपर से बहुत अच्छा खेला। तो जो मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि जी मुल्तान फेवरेट है, कि उनका टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है काफ़ी हद तक। शान, रिजवान, रायली रूसो, तो ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो पिछले भी अगर आप मुल्तान की कामयाबियाँ देखेंगे तो ये इनके गिर्द ही मुल्तान की बैटिंग घूमती है। और वो टोटल इतना कर दिया कि ड्यू फैक्टर हो, कोई भी हालात हो, आप फिर नहीं चेस कर पाते अंटिल इसके बहुत ही बुरी बॉलिंग हो जाए। फिर शुरू में तेज़ बॉलर्स पे बहुत अच्छा खेला पेशावर, फिर उसामा मीर आए, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, और एहसानुल्लाह वो फिर आज 3 आउट कर गए। तो ओवरऑल मुल्तान ने बिल्कुल ही थोड़ा सा शुरू अच्छा रहा था पेशावर का, उसके अलावा पूरे मैच में मुल्तान की टीम ही छाई रही। राइट। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए, इस तरफ भी एक्सपीरियंस बॉलर्स भी हैं। वहाब रियाज की आज बहुत पिटाई हुई है। दीगर सारे अगर सबके स्टार्स थोड़े से उठा के देखते हैं, सब 40 से ऊपर ही जाके कहीं पिटे हैं आज, 40, 36, 44 इस तरह से 4 ओवरों में, तो बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है विद द सेम पिच। मतलब कहाँ लगा कि बॉलिंग जो है पेशावर की ख़राब हो गई थी, व्हाट रियली हैपेंड, या बहुत पहले से पड़ चुकी थी क्या मुल्तान की टीम उनकी बॉलिंग को? देखिए, जिस किस्म की विकेट थी उसमें बचना आसान नहीं होता। मार पड़ रही होती है, थोड़ी किसी को ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये कहना कि जी पिटाई तो लगती है, ये तो T20 की खूबसूरती है कि है ये बैटर्स के लिए जिस किस्म की कंडीशंस थी। लेकिन थोड़ा सा बॉल फिर ख़राब भी हो जाता है। यहीं पर तो एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जो आपने इन विकेटों पे बचाना होता है। यही तो एक बॉलर की एक्सपीरियंस या क्वालिटी वहीं तो चेक होती है ना, कि इन कंडीशंस में आप कैसे अपने आप को बचाते हैं। तो वो चीज़ नज़र नहीं आई। खुर्रम शहजाद, वहाब रियाज, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था कि कोई ऐसा फ़र्क डाल सके, और तभी उनके 210 रन भी हो सके। फिर जब पेशावर की बैटिंग आई तो आप देखिए, शुरू में बाबर ज़रूर जल्दी आज आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भी वैसे ही अटैक शुरू किया और बहुत तेज़ खेल रहे थे। पहले सर्कल में बहुत तेज़ खेले। वो एक रन आउट जो था अब्बास अफरीदी का, उसने बड़ा फ़र्क डाल दिया। बट उनकी भी अच्छी खासी बड़ी मिडल ऑर्डर था। कैडमोर थे, उन्होंने 90 रन किए थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था रन करेंगे, लेकिन फिर वो संभल नहीं पाए, क्योंकि फिर रन रेट अगर 11-12 शुरू से ही 11वें ओवर से शुरू हो जाए तो फिर उस पर आप बहुत ही कोई बीच में वजह ये थी मेरे ख्याल में, पेशावर न्यू दिस वेरी वेल कि वो रन नहीं रोक सकते, खेलते रहना है। सो जो भी प्लेयर आ रहा था वो इसलिए भी नहीं, बिकॉज प्रेशर तो एक एड अप हो जाता है। फिर आपको 211 बनाने हैं और आपकी विकटें भी गिर रही हैं, लेकिन आपने रुकना नहीं है। सो बेसिकली यू डोंट हैव टाइम टू स्टे। वो भी एक वजह होती है कि अगले प्लेयर को प्रेशर कंडीशन के अंदर मेरे ख्याल में रुकने का और समझने का मौका नहीं मिल पा रहा होता और विकटें गिरती जाती हैं। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि आज उसामा ने और एहसान ने मतलब बहुत अच्छी गेंदें भी कराई, वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी। दैट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब ऊपर से वहाँ मुल्तान की विकटें नहीं गिर रही थी, वो वेरिएशन हमें नहीं नजर आ रही थी। क्या पिच की कुछ कंडीशन चेंज हुई थी? व्हाट रियली हैपेंड देयर? नहीं, देखिए, एहसान भी शुरू में आज थोड़ी सी मार साइन बड़ा अच्छा कर गए,
फिर जब उसामा आए ना तो उसामा ने थोड़ा सा ब्रेक लगाया, थोड़ा सा मैच रुका वहाँ पर आके। और फिर जब थोड़ा सा रुकना शुरू होता है तो उसी वक्त आपकी इतने बड़े टोटल को चेस करते हुए फिर सामने वाली टीम को विकेटें मिलनी शुरू हो जाती है बॉलिंग साइड को। तो उसामा ने वो ब्रेक डाला, फिर उसामा ने कैडमोर को भी आउट किया, फिर चीज़ें, और रन आउट एक ऑलरेडी मिल गया था, फिर वहाँ से चीज़ें मुल्तान के हाथ में आती चली गई। यहाँ पर जो स्पिनर थे पेशावर के, उन्होंने भी गेंद, सुफियान ने नहीं अच्छी की, सलमान इरशाद भी नहीं कर पाए, तो कोई भी अच्छी बॉल नहीं कर पाया। जब कोई भी अच्छी बॉल नहीं करेगा तो फिर तो आप यही एक्सपेक्ट करें ना कि 200 से ऊपर होगा, जो हमने पेशावर मुल्तान को देखा करते हुए। तो एक आध बॉलर तो ज़रूर बीच में अच्छा करे तो ही आके चीज़ें रुकती हैं ना। अगर आपके ऊपर वाले को मार पड़ गई और फिर जो अगले आ रहे हैं उन्हें भी मार पड़ रही है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। मुल्तान बॉल में अटैक किया पेशावर ने, आके मार पड़ी फास्ट बॉलर्स को, अब्बास को भी पड़ गई, एहसान को, फिर उसामा आए, उसामा ने रोकना शुरू कर दिया। इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि बाबर आजम एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है, जब ऊपर से 2-3 बड़े नाम निकल जाते हैं, डज दैट ऐड अ लॉट ऑफ प्रेशर, टेक्निकली, नॉट टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन ऐसे ही साइकोलॉजिकली भी, कि जब इतना बड़ा स्कोर होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है बाकी प्लेयर्स पर? वैसे होना तो नहीं चाहिए, बट देन बाबर आजम चूँकि चले गए थे, फिर हमने देखा ऊपर के 2 सेटल्ड प्लेयर जब चले गए, देन दे डिडंट स्टे। देखिए, स्कोर का प्रेशर इस लिहाज से होता है कि अगर आपने 11-12 रन्स करने हैं अगले 10 ओवर के लिए, तो फिर आपको 1 ना 2 तो हर ओवर में रिस्क लेने हैं ना। आपने अगर वो अच्छी बॉल कर रहा है तो उस पर भी आपने मारना है, आपको बाउंड्रीज 1 या 2 चौके तो मारनी है ना, 2-3 आप सिंगल ले लें, तो उस पर आपको रिस्क लेना पड़ता है अगर तो सामने से अच्छी बॉलिंग हो रही है। अगर आपको बॉलर ऐसी बॉल कर रहा है जिसपे आसानी से आ जाती है, फिर सर्कल भी खुल जाता है, तो फिर कोई मसला नहीं। तो उसामा ने आके बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फिर जब आपने उस पर रिस्क लिया आप आउट होना शुरू हो गए। तो प्रॉब्लम यही आती है कि जब आप लंबा चेस करते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। और फिर मिडिल ऑर्डर में बीच में आके कोई राइली रूसो जैसी इनिंग्स खेल देता तो फर्क डाल देता, तो वो भी नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो फिर आप 50 रन पीछे रह गए। राइट। और मेरे ख्याल में पेशावर रियली हैव टू पुल देयर सॉक्स, बिकॉज आगे जाके मुकाबले जो होने जा रहे हैं, हम आपके पास लाहौर आ रहा है, पेशावर को रियली हैज़ टू काइंड ऑफ पुल देयर सॉक्स अप, बिकॉज लास्ट मैच जो कराची से खेले बराबरी पर आकर खेले। कल हमने कराची को जो मैच खेलते हुए देखा, हमने देखा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कराची कंपैरेटिवली अपने पहले मैच से हालांकि ज़्यादा अच्छा खेले, लेकिन सामने वाली टीम उससे भी अगर आपको ज़्यादा आउट क्लास कर देती है, तो मेरे ख्याल में अब कराची और पेशावर को मेरे ख्याल में अब अपना गेम अप करना पड़ेगा, वरना तो मेरे ख्याल में सिनेरियो जो है आगे जाके मुश्किल भी हो सकता है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है कुछ प्लेयर्स थकना शुरू भी हो जाते हैं, कुछ प्लेयर्स इंजर भी होना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल में जो शुरू के मैचेस होते हैं उसमें ऑब्वियसली आपको सेट तो होना है, लेकिन आपको वो गेम्स भी जीतनी है, आगे जाके मुश्किल बढ़ती है। कराची को भी करना है, क्वेटा को भी करना है, पेशावर को भी करना है, और बाकी टीमें भी। देखिए, लाहौर अपना 1 मैच जीत गई है, मुल्तान 2 मैचेस जीत गई, और अपना इस्लामाबाद जीत गई। तो ठीक है, इनिशियली ये टीमें 1-1 मैच जीत गई हैं, लेकिन अभी सादिया बड़ा टाइम है, इन टीमों को भी आगे भी जीतना है। अब जब 4-5 मैचेस हो जाएंगे ना, तब जाके हमें कुछ सिचुएशन नज़र आनी शुरू हो जाए। तो अभी तो चलिए गलतियां हो गई, आप इसको आगे पकड़ सकते हैं। आप 6 मैचेस जीत जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे। तो अब आपने 6 मैचेस जीतने हैं। अब आपकी जीत का वही वाली जो आप बात करी ना, अब आपके जैसे अगर आप 2 मैचेस हार गए कराची, तो अब आपको 8 में से 6 जीतने हैं। एग्जैक्टली यही इसलिए आपके चांसेस फिर कम होते जाते हैं। मेरा पॉइंट एक्चुअली यही है कि 2 मैचेस कराची ने खेले, दोनों मैचेस वो हार गए। अब कल उनके पास आखिरी मौका है मैच हारने का, दे कैन नॉट लूज एनी मोर। उसके बाद फिर बाकी के मैचेस उन्होंने जीतने हैं। वेल, यहाँ पर हमें लेना है ब्रेक से वापस आएंगे तो पेशावर ज़ल्मी के ज़रा मस्त से सॉन्ग को भी आपको सुनवाएंगे और भी बातें करेंगे। कल का मैच जो कि कराची का है, तीसरा मैच, उस पर भी हमें बात करनी है, तो आपको रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब, बात तो हो गई आज के मैच पर कि मैच किस तरह से आज मुल्तान ने जीत लिया, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर पेशावर टू कम बैक टू द लीग एंड विन देयर अदर मैचेस। दो पेशावर की आज पहली हार थी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरह से हार रहे हैं। आगे वाले मैचेस ऑब्वियसली क्रूशियल होते जाएंगे। अब देखना यह है कि पेशावर इन द कमिंग मैचेस वो किस तरह से कम बैक करते हैं अपने दीगर मैचेस के लिए। इसके साथ ही आज जब मैच शुरू होने से पहले रिजवान ने टॉस पर बातचीत की, तो उनकी कुछ ख़ास जज्बात थे मैच के लिए, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, उस हवाले से उन्होंने थोड़ी सी बात की थी, वो आपको पहले सुनवाते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे।
तो इस तरह की मस्ती में अगर आपको सारा सिनेरियो पहले बता दें फिर आपको मज़ा नहीं आता। तो इस तरह की मस्ती जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। दैट इज़ वाई PSL वो डिफरेंट कलर ऐड करता है मेरे ख्याल में, कि अगर इसको भी बहुत सीरियस और क्रूशल और बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ खेला जाए तो फिर मेरे ख्याल में वो मज़ा नहीं है जो PSL में है। दिस इज़ व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीग, किसी भी लीग की, कि आप उसमें थोड़ा मस्ती मजाक जो है ना रखें अंदर। मस्ती मजाक ही रखें। ये जो जज्बाती और गुस्सा और बदतमीज़ी हो जाती है उसको कोशिश करें ना करें। मस्ती मजाक भी रखें, अगर एग्रेशन या थोड़ा बहुत जो भी एक मुकाबला दिखाना है वो भी दिखाएं, लेकिन ये ज़रूर सोचें कि क्या लिमिट है मजाक में भी और हर चीज़ में। तो वो रिजवान भी अच्छे इस मामले में हैं और बाकी सारे भी, अभी सरफराज भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे हंसी मजाक का। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो इन्जॉय करते हैं और आपको सही मायनों में PSL को इन्जॉय करना चाहिए, और आप जितना इन्जॉय करेंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म भी करेंगे। डेफिनेटली। अच्छा, आज चूँकि ज़ल्बी का एंथम भी आ गया है और उसके अंदर कुछ बड़े बड़े सितारों की शक्लें भी आप देख सकेंगे, तो आपको सॉन्ग सुनवाते हैं फिर वापस आ रहे हैं। तो PSL में जो पेशावर ज़ल्बी का सॉन्ग था उसकी एंट्री तो बहुत ही धमाकेदार थी, क्योंकि मायरा भी थी, हमजा अली अब्बासी भी इस सॉन्ग में है, उनके एम्बेसडर्स हैं। अदर देन दैट जो रैप और रॉक का इम्तजाज है इस पूरे गाने के अंदर, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत ही मेरे ख्याल में ऑलरेडी लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश एंड देन पश्तो और फिर उर्दू भी था बीच में, तो बहुत अच्छा फ्यूजन था। अच्छा मज़ेदार गाना था, लेकिन ज़रूर सोशल मीडिया पे इसके भी हर चीज़ का हमारा होता है कि जो अगर आपकी पसंद नहीं है तो फिर आप नहीं छोड़ते, तो हर किसी को तो आप खुश नहीं कर सकते। अच्छा, रिगार्डलेस अभी जो PSL 8 के सॉन्ग के ऊपर HBL PSL का जो अभी सॉन्ग था, इस दफ़ा का सीजन सॉन्ग है, उससे ज़्यादा तारीफ़ें सो फार इसको मिल गई हैं। हैविंग वो इसी मेरे ख्याल में उसकी एक वजह ये है कि लोग बड़ा इंतज़ार भी करते हैं इस तरह की। आजकल रैप मेरे ख्याल में किसी भी सॉन्ग के अंदर आ जाता है ना, तो वो थोड़ा सा उसकी एक्सक्लूसिविटी बढ़ जाती है। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सारे सॉन्ग्स के अंदर रैप कुछ बहुत ही ज़्यादा है, तो वो एक्सक्लूसिव नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है। बट ओवरऑल जो इसका पूरा एम्बियंस है ना सॉन्ग का, वो मुझे कम से कम बहुत पसंद आ रहा है। आई एम होपफुल कि जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको आजकल रॉक की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है, रैपिंग की तरफ ध्यान ज़्यादा है। और अच्छी बात इस सॉन्ग की ये भी है कि आप अपनी जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी आप फ़रोग देते हैं, तो ये बड़ी अच्छा लगता है कि अगर आपकी पंजाबी लैंग्वेज, सिंधी, पश्तो, दीगर और हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, अगर PSL से इनको भी उजागर किया जा सकता है, व्हाई नॉट, व्हाई शुडंट वी बी डूइंग दैट। इट्स अ वेरी गुड थिंग। पश्तो इतनी अच्छी लग रही है उस सॉन्ग के अंदर, आपको थोड़ा सा कान ध्यान लगाना पड़ता है, एंड देन यू रियलाइज कि अच्छा इसमें पश्तो उर्दू में, सो इट्स अ रियली गुड कलर एडिंग टू दिस सॉन्ग। कमिंग बैक टू द मैच, आज कमेंट्री में बड़ा मज़ा आया। मैंने देखा वकार यूनुस ने साइम की बड़ी तारीफ़ की, एंड देन सिर्फ उन्होंने और भी कमेंटेटर्स ने बड़ी तारीफ़ की। लास्ट ईयर मुझे अच्छी तरह से याद है हारिस की भी इसी तरह से बहुत तारीफ़ हुई, लेकिन तारीफ़ के साथ ही उन्होंने आज उन्हें सईद अनवर से मिलाया साइम को। सो हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? खेले तो डेफिनेटली अच्छा थे वो। अच्छा, साइम एक अच्छे प्लेयर हैं, अभी नेशनल T20 में भी बड़ा अच्छा वो खेले थे और हल्के हल्के बेहतर होते चले जा रहे हैं, जहाँ आज उन्होंने बताया भी। सही। आपने हारिस की बात की, इसी तरह उनकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ थी। मसला सारा ये है कि ये मैं बाहर किसी भी मुल्क में नहीं सुनता कि किसी भी एक प्लेयर को किसी एक बड़े प्लेयर से इतनी जल्दी और वैसे भी मिलाया जाए। सही। हर खिलाड़ी मुख्तलिफ होता है। सही। अगर आप सईद अनवर से मिला रहे हैं तो सईद अनवर कितने अरसे और क्या कुछ करने के बाद बना है। सही। तो उसको एक तो जो जिस किस्म का प्लेयर उसको अपना नाम बनाने दे, प्लस शुरुआत हुई है, खेलें और उसके बाद ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलेगा। होता ये है कि जब आप जल्दी खेल जाते हैं, पहला मैच अभी हुआ T20 बड़ा अच्छा खेले, सामने वाली टीमें आप पे तैयार होके आती हैं। सही। तो आप ज़रूर उसके लिए कि पूरा एक तो सीज़न ख़त्म होने दें, प्लस उसके साथ हल्के हल्के प्लेयर को आगे लेके जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लग रही है ना, सईद अनवर का नाम ले दिया तो मुझे याद आ गया, सईद अनवर ने क्या कुछ किया था और सईद अनवर ने कितने मैचेस UBL से खेलते थे उन्हें जितवाए थे। तो ये एक चीज़ जो मिसिंग आजकल मैं प्लेयर्स में देख रहा हूँ कि इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, इन्हें मैच विनर भी बनना पड़ेगा। अगर आपने दुनिया में अपना नाम कमाना है, पाकिस्तान टीम तो बड़ी आसानी से आप आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं, क्योंकि आपको उतने क्वालिटी के अच्छे बैट्समैन नहीं मिल रहे। लेकिन आपने अपना नाम बनाना है, आपने दुनिया भर में नाम बनाना है, तो फिर आपने मैचेस जितवाने वाला शुरू किया है तो ख़त्म करना
जब आप सीख जाएंगे तो आप Right. बड़े प्लेयर बन जाएंगे और साइम में सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं और हारिस भी बेहतर होते जा रहे हैं, तो ये बेहतर होते जाएंगे और उसके साथ आप जहाँ जहाँ चाहें ये सिलेक्टर्स खिलाएं क्या ये खेलेंगे नज़र आ रहा है, लेकिन इतनी जल्दी किसी बड़े प्लेयर से किसी को भी ना मिला, वो जो प्लेयर है उसकी अपनी क्वालिटी है उसे उसमें ही रहने दें। मेरे ख्याल में हर अपने प्लेयर की एक अपनी इंडिविजुअलिटी भी होती है। जब आप किसी भी प्लेयर को दूसरे किसी बड़ा छोटा किसी भी प्लेयर से जब आप उसे मिलाते हैं तो उसकी जो अपनी एक्सक्लूसिविटी है मेरे ख्याल में वो डेड हो जाती है, वो ओवर शैडो हो जाती है, तो ये भी शायद कहीं ना कहीं गलत होता है। वेल यहाँ पे लेने हमें ब्रेक और कल के मैच के बारे में भी हमें बात करनी है, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब बात कर लेते हैं अब जो कल मैच होना है कराची में कल है मैच कराची किंग्स का, खेलेंगे वो क्वेटा से। और चूंकि कराची के सारे मैचेस के अंदर हमने अभी तक देखा है कि ऑस का यानी मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा लेना देना है, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है और ऐसे में फिर जो टीम टॉस जीतती है उसका फैसला कि आदत देखो बॉल फर्स्ट और बैट फर्स्ट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो कल एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होगी कराची की, बिकॉज कराची रियली नीड्स टू विन फ्रॉम देयर होम ग्राउंड, इस पर ज़रा सी बात कर लेते हैं। कल डू यू फील कराची विल कम अप विद एनी न्यू स्ट्रैटेजी फॉर द मैच, और क्या कोई वो चेंजेस रख सकते हैं अपने मैच में प्लेयर्स से? देखिए, इमरान ताहिर को देखना चाहूँगा मैं कि उन्हें खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो फ़र्क डाल सकता है। साथ साथ इरफान नियाज़ी कल खेले थे, अगर तो उन्हें खिलाना है तो थोड़ा खुल के चांस देना पड़ेगा ताकि एक बार चेक हो जाएं। सही। कासिम अकरम भी बड़ा अच्छा T20 डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते आए, अब उनकी जगह देखना है कि बनती है या नहीं बन पाती, लेकिन ये वो लड़के हैं कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। शर्जील से एक बड़ी इनिंग्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि एक शर्जील ने बड़ी इनिंग एक खेलनी है। अब वो कल खेलते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो बेहतर खेले थे, तो एक अगर वो बड़ी इनिंग्स खेल जाते हैं तो वो बहुत बड़ा फ़र्क डाल देंगे, क्योंकि एक बड़ी इनिंग्स हो जाए अगर आप 100 कर गए तो वो मैच बहुत कम होता है कि आप हारें, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। विंस पे प्रेशर ज़रूर है क्योंकि वो पहले भी PSL में आए थे और उन्होंने अच्छा नहीं किया था लास्ट मैच के अंदर तो भी he was not अब impressed देखें at कि all. वो कैसा खेलते हैं। आमिर भी अब थोड़ा सुकून में आ रहे होंगे क्योंकि पहले मैचेस होते हैं, बॉलिंग उन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी की थी, तो उम्मीद ये है कि वो बेहतर बॉलिंग करेंगे। इमाद, तो ओवरऑल टीम अब मैचेस खेल गए हैं, प्रेशर ज़रूर है सादिया, प्रेशर ये है कि उन्हें अब गलती की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है और पिछला सीज़न बड़ा बुरा गुजरा है और कराची के लोगों का प्रेशर है, आप अपने होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं, तो अगर तो खुदा ना खास्ता आप कल का मैच नहीं जीत पाते तो जो आप बात कर रही थी कि फिर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप फिर 7 मैचेस में से आपको तकरीबन 5 मैचेस तो जीतने ही हैं और फिर आपकी कंडीशंस भी मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो कल का मैच कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जीते ताकि टूर्नामेंट में रहेगा तो टूर्नामेंट मज़ेदार रहेगा। कोई एक टीम अगर जल्दी बाहर हो गई तो वो मज़ा नहीं आता टूर्नामेंट में, तो कोशिश और दुआ यही है कि कराची जीते। और मेरे ख्याल में विन्स और लॉस तो इसका सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जब कंसेक्यूटिव लॉस आ जाते हैं ना तो फिर जो भी आपकी टीम होती है, आपके फैंस, उनका भी मोराल बड़ा डाउन हो जाता है। अब चूँकि पेशावर और क्वेटा को हम आसपास रेट कर रहे होते हैं, हमें पता है कि लाहौर बहुत अच्छा है, मुल्तान बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली इस्लामाबाद बड़े अच्छे तरीके से कल का मैच जीत गया है, बट क्वेटा और पेशावर को हम करीब रेट कर रहे होते हैं। अब कल जो कि क्वेटा ने सामना करना है कराची का, पेशावर अपना मैच कराची से जीत चुकी है, सो वेयर डू यू रेट क्वेटा एंड पेशावर राइट नाउ? देखिए, क्वेटा मुझे हार गए मैच, आप एक बुरा खेल जाते हैं, बट ऑन पेपर और जितनी बड़ी टीम क्वेटा की नज़र आ रही है, क्वेटा परफॉर्म करेगा और हो सकता है कल ही वो कराची के अगेंस्ट मैच जीत जाए। आप मुझसे पूछें तो जो ऑन पेपर नज़र आ रहा है क्वेटा बेहतर साइड है, टॉस थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर डाल सकता है, लेकिन क्वेटा कल के लिए फेवरेट है और क्वेटा को कल का मैच जीतना चाहिए। प्रेशर कराची पे ज़्यादा है, अंटिल अनलेस से कराची से कोई बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आ जाए। अभी तक जो टीमें देखी हैं, क्वेटा एक बेहतरीन टीम है, एक मैच ख़राब हो गया लेकिन क्वेटा कम बैक करेगा।
राइट अच्छा, अब चूंकि हम ये देख रहे हैं कि जो जैसे जैसे मैचेस आगे जा रहे हैं हमें बड़े बड़े टोटल्स नज़र आ रहे हैं, और कराची में ऑब्वियसली पहली बैटिंग जो है उसको ये पता है कि बाद में जब वो गेंद कराने जाएंगे तो उनको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो डू यू थिंक कि कल का स्कोर जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जो मुल्तान में हमने देखा है, अगर आपने एडवांटेज लेना है कि मतलब बॉल अगर आपको पता है ड्यू फैक्टर वहाँ कराची ठीक ठाक है, तो अगर आपने अपने बॉलर्स का इम्तिहान कम लेना है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप 200 या से ज़्यादा या उसके करीब तरीन स्कोर करें, 190 प्लस, तब जाके आप उस जो ड्यू फैक्टर है उससे बच सकेंगे। और उसके बाद भी मेरे ख्याल में जो शुरू के 5 ओवर है उसमें आपको बहुत नपी तुली बॉलिंग करानी पड़ेगी तभी कहीं जाकर, क्योंकि बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ड्यू कराची के अंदर इतना ज़्यादा हो रहा है, ऐसे ऑलमोस्ट लग रहा होता है कि कहीं बूंदाबांदी हुई है, इतना गीला हो रहा होता है फर्श पर और हर जगह पर। रोड भी अगर देखें तो कराची में ड्यू फैक्टर ऑब्वियसली मैचेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उसका। एनीवेज, इसी के साथ ही हमारे आज का शो का वक्त हो गया ख़त्म। हम उम्मीद करते हैं कि कराची को वापस आना है लीग में तो कल वो कुछ अच्छा कर सकें, लेकिन जैसे कि फवाद साहब कह रहे हैं कि क्वाइटा ऑन पेपर बेटर है। अब देखते हैं कि कल के मैच का रिजल्ट क्या होता है। इसके साथ ही शो का वक्त हो गया ख़त्म। सो आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू टुमारो। बाय बाय।